तो यार तुम्हारा सेकेंड ईयर का जो पहला चैप्टर है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन में डीसी जनरेटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। बेटा जो इसका जो यक्स के रूप में चिन्हित है इसका नाम है कम्यूटेटर रीडर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो बेटा डिफरेंशियल नॉन शंट कंपाउंड जनरेटर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो बेटा इसके लिए आपको फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। तो बेटा ईएमएफ का गणना करने का जो सूत्र होता है वो ईबी बराबर v माइनस IA into RA वोल्ट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं कि डीसी जनरेटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो बेटा ये जो भाग है इस वाले भाग को हम लोग पोल सूत्र बोलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो बेटा ये आप देख रहे होंगे ये क्या है, एक अलग से सप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बाइंडिंग है और ये बाइंडिंग क्या कर रहा है, अलग से कोई धारा प्रोवाइड हुई है और ये फ्लक्स के रूप में इसको दे रहा है, यानी कि क्या अलग से उत्तेजित जनरेटर है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो बेटा इसके लिए हमको यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं कि डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। तो बेटा यह संचय योग्य जनरेटर है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। तो बेटा ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरक के नियम पे कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 9 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का सूत्र क्या है। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है कि बीएलवी sin थीटा वोल्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो बेटा हमको फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है और जो फ्लेमिंग का दाहिना हाथ का नियम होता है वो आपका इस प्रकार होता है और दाहिना हाथ का नियम सबसे ऊपर क्या होता है कि हमको बल यानी कि फोर्स की आवश्यकता होती है। पहला फोर्स, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा करंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। तो बेटा इसका जो नाम है इसको योक या फ्रेम बोलते हैं, इसको बॉडी भी बोल सकते हैं, इसका जो अन्य नाम है तो इसका नाम हम बॉडी भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। तो 4 पोल डीसी जनरेटर डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में 8 समांतर रास्ते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। तो बेटा इसका जो नाम है आर्मेचर कोर वेरिएशन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो बेटा आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। तो बेटा वोल्टेज के निर्माण करने में सक्षम होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं कि डीसी मशीन में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। तो बेटा वो ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का जो प्रतिरोध होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं कि किस वोल्टेज ड्रॉप को यक्स के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो बेटा यह आर्मेचर के वोल्टेज ड्रॉप को चिन्हित कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के समानांतर में जोड़ा जाता है तो यौगिक जनरेटर का नाम क्या है। तो बेटा अगर जोड़ दिया जाता है तो उसे लघु शंट यौगिक कहेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर को पटलित होते हैं। बेटा आर्मेचर को पटलित करने के लिए हमको बहुत धारा हानि को कम करने के लिए किया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का डी राइट आंसर होगा।
है डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रक्रिया का प्रभाव क्या है। तो बेटा जब आर्मेचर प्रक्रिया आर्मेचर यानी कि जो उसके आरपीएम को घटाएंगे जनरेटर के, तो जो उसका आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, 22 पे चलते हैं कि सिंपलेक्स वेव बाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर है और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है। फ्लक्स प्रति पोल 0.007 वेबर है। तो ईएमएफ उत्पादित ईएमएफ की गणना करें तो जो इसका ईएमएफ होगा वो 357 वोल्ट होगा। जो हम फार्मूला लगाते हैं वो हमारा फार्मूला होता है बेटा EG बराबर 5ZN/60 × P/A। इस फार्मूले पे आप बनाएंगे तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 357 वोल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। क्योंकि बेटा वो आर्मेचर जो होता है वो वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं कि डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। क्योंकि बेटा उसके अवशिष्ट चुंबकत्व की प्रोटेक्शन हो सके, रक्षा हो सके। क्वेश्चन नंबर 24 का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि बड़े डीसी जनरेटरों में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। क्योंकि आर्मेचर प्रक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं कि डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। इसका बेटा पिंड प्रतिरोध जो है क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं कि जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा हुआ है। तो अगर आर्मेचर के सामने जुड़ा हुआ है, ये आपका जनरेटर है और ये जनरेटर जो है इसके सामने ये जुड़ा हुआ है, अगर ये जुड़ा हुआ है तो इसको हम शंट जनरेटर बोलते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 27 का ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं कि डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। जो बेटा पोल शू होता है वो एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य है। तो स्लिप रिंग जो होता है वो धारा को एक दिशा में एकत्र करता है। क्वेश्चन नंबर 29 का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो बेटा हम लोग कार्बन और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं कि क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। बेटा डीसी जनरेटर अवशिष्ट चुंबकत्व खोने का एक ही रीजन है क्योंकि वो रोटेशन की दिशा को अक्सर बदलते रहेंगे तो डीसी जनरेटर अपना अवशिष्ट चुंबकत्व खो देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं कि एक जनरेटर में योग और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होती है। तो बेटा वो आर्मेचर कोर के द्वारा पूरा होती है। क्वेश्चन नंबर 32 का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। क्योंकि बेटा वो आर्मेचर प्रक्रिया पर प्रभाव के कारण कम होता है। क्वेश्चन नंबर 33 का ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 से चलते हैं कि लंबी दूरी मीटर लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो बेटा इसके लिए हमको संचय योगी जनरेटर का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं कि डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो बेटा रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देने देना यह सबसे बेहतर उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं कि अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। तो बेटा इसके लिए हमको अलग से उत्तेजित जनरेटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो बेटा इसके लिए हमको विभेदक यौगिक जनरेटर का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि डीसी जनरेटर में तरंग बाइंडिंग की विशेषता क्या है? तो बेटा तरंग बाइंडिंग होता है वो कम धारा और उच्च वोल्टेज देता है, यानी लो करंट हाई वोल्टेज प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 38 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? क्योंकि बेटा यह धारा दिशा को आसानी से पलट देता है। क्वेश्चन नंबर 39 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि बेटा चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम किया करता है। क्वेश्चन नंबर 40 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो बेटा बड़े धातु के लिए आपको रोल्ड स्टील का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स का क्या कार्य है? तो बेटा जो स्लिप रिंग्स का जो कार्य होता है एक दिशा में आउटपुट को बनाता रहता है। क्वेश्चन नंबर 42 का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? तो बेटा ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है। क्वेश्चन नंबर 43 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं कि यक्ष के रूप में चिन्हित स्लैब का उद्देश्य क्या है? तो बेटा ये जो उद्देश्य होता है कुंडी शरीर ठीक करने के लिए, यानी टू फिट द कीवेज। क्वेश्चन नंबर 44 का ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं कि डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? क्योंकि बेटा फील्ड कॉइल का उद्देश्य होता है कि कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करते रहना। क्वेश्चन नंबर 45 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं कि बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो बेटा इसके लिए हमको ढलवा लोहा यानी कि कास्ट स्टील का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं कि क्यों कोर स्टाम्पिंग डीसी जनरेटर में प्रचलित होते हैं? क्योंकि बेटा यह बहुत हानि को कम करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो बेटा इसके लिए हमको शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 का ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? बेटा कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रभाव को बेअसर कर देता है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है एक डीसी जनरेटर में? तो बेटा ये जो प्रभाव होता है जनरेटर वोल्टेज जो होता है बनाने में विफल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का सी राइट आंसर होगा।